बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज लेक्चर 21 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंशाल्लाह आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगा। मंडे से आप जब से नहीं आ रहे 17 से, तो आपको क्लासेस यूट्यूब पे भी मिल रही हैं। और ये वो चैप्टर था जो ऑलरेडी जब आप फिज़िकल अवेलेबल थे तो हमने स्टार्ट किया हुआ था, ओवरहेड्स का। इसका ब्रीफली फिर मैं आपको बता दूं, बार जब जब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको याद करवा देता हूँ। इस चैप्टर का मकसद क्या था कि हाउ टू इंक्लूड फेयर पोर्शन ऑफ एफओएच कॉस्ट इनटू कॉस्ट यूनिट्स और यूनिट, यानी आप जो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में बनाते हैं उसमें फैक्ट्री ओवरहेड का ख़र्चा कितना एक प्रोडक्ट के अंदर एक यूनिट में कितना शामिल होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट नहीं होती। जिस तरह डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस, वो तो डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं प्रोडक्ट के साथ। इस कॉस्ट को एक सिस्टम के तहत इंक्लूड करना पड़ता है, और उस सिस्टम का नाम क्या था? अब्जॉर्प्शन और एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इनटू कॉस्ट यूनिट। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने देखा क्वेश्चन जो हमें आते हैं डिफरेंट, हमने क्वेश्चंस किए। तो कभी तो एक टिपिकल सा क्वेश्चन होता है जिसमें फैक्ट्री में वो दो डिपार्टमेंट्स के बारे में बताता, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और कुछ क्या सर्विस डिपार्टमेंट्स। और लॉजिक हमने यही पढ़ी थी कि सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कॉस्ट इनकर होती है उसका मकसद क्या होता है? टू सपोर्ट दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। किनको सपोर्ट करना? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में असल में कॉस्ट यूनिट बनाने की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उनको जहाँ जहाँ हेल्प चाहिए होती है वो प्रोवाइड कौन करते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर क्या हमने स्टेप्स पढ़े थे कि सबसे पहले एलोकेशन का स्टेप होता है। क्या होता है? यानी हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड गिवन होते हैं, आपने सिर्फ उस डिपार्टमेंट के अंदर जाके चार्ज कर देने हैं, कोई और आपने कोई एफर्ट नहीं करना है। फिर दूसरा स्टेप था अपोर्शमेंट, डिस्ट्रीब्यूट करना। अपॉर्चमेंट कह लो या अपोर्शमेंट कह लो, उसमें कॉमन खर्चे आपको दे देते हैं, बताते नहीं हर डिपार्टमेंट का कितना खर्चा। फिर आपने एक रीज़नेबल बेसिस भी दी होती है क्वेश्चन में, उनको अटैच करके उस खर्चे से बांटना होता है, और एक फेयर पोर्शन हर डिपार्टमेंट में आप फेंक देंगे ऐसे ही। उसके बाद जब सारे डिपार्टमेंट्स में खर्चे फैल जाते हैं तो इसे कहते हैं टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स। फिर तीसरे स्टेप में री अपोर्शमेंट होती है कि सपोर्ट डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को वहाँ से निकाल के उनको ज़ीरो कर देना और दोबारा कहाँ डाल देना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। अब तमाम फैक्ट्री के ओवरहेड्स के खर्चे कॉस्ट पूल कहाँ जमा हो जाता है? आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। वहाँ फिर आपको कोई ना कोई बेस दी होती है जिसके थ्रू आप अब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकें। वो जो 3 स्टेप्स के बाद ओवरहेड्स आते हैं उन्हें कहते हैं टोटल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। और फिर आपको कोई बेस जैसे मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, इस तरह की लेबर कॉस्ट बेसिस दी होती हैं, और फिर आप उसकी बेस पे क्या निकालते हैं? अब्जॉर्प्शन रेट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में जब अब्जॉर्प्शन रेट निकल आता है तो फिर आप ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब करते हैं किसके अंदर? यूनिट्स के अंदर। और उसका फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल एक्टिविटी इनटू ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा, ये तो एक टिपिकल क्वेश्चन जो है, जो कि एक फॉर्मेट है, एक असल में जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो ये है। लेकिन आई कैप डिफरेंट और तरीक़ों से भी इन क्वेश्चंस को जज करता, जैसे कि वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर ओवरहेड्स की अब्जॉर्प्शन बेसिस दे देते हैं, यानी आपको डिपार्टमेंट्स के थ्रू गुजरने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे लास्ट लेक्चर में एसन वाला क्वेश्चन हमने किया, तो उन्होंने अल्फ़ा, गैमा, बीटा और गैमा 3 प्रोडक्ट थी, हर खर्चे की बेस प्रोडक्ट वाइज दे दी। क्या दे दी? अब आपने डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़ कौन कर रही थी? प्रोडक्ट। आपको इतना लंबा चौड़ा चक्कर चलाने ही नहीं था, एलोकेशन, अपॉर्चमेंट, डिपार्टमेंट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्रोडक्ट के अंदर इंडिविजुअल खर्चे को उसकी फैसिलिटीज़ की बेस पे जो हर प्रोडक्ट ने उठाई है बांट देंगे डायरेक्ट किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ एफओएच इनटू कॉस्ट यूनिट्स। इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता। फिर हमने असल में कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि ये जो एलोकेशन, अपॉर्चमेंट, री अपॉर्चमेंट और अब्जॉर्प्शन रेट है, ये बजटेड ओवरहेड्स पे होते हैं। किस पे होते हैं?
लेकिन आपने मेरे साथ काफ़ी क्वेश्चन किए जहाँ आई कैप एक्चुअल पे भी इनको लगवाता है, वो एक्चुअल ओवरहेड दे के आपको कहते हैं रीपर्चमेंट एक्चुअल की भी करो, सर्विस में भी एक्चुअल को छोड़ते हैं और फिर आप उन्हें दोबारा डालते हैं। तो इट मीन्स जब आई कैप के एग्जामिनेशन की बात आएगी तो रूट कॉन्सेप्ट को तोड़ना भी पड़ता है। किसको तोड़ना पड़ता है? रूट कॉन्सेप्ट तो यही है कि हर चीज़ बजटेड स्टार्ट पे चल रही होती है, आप इन स्टेप्स के थ्रू अब्जॉर्प्शन रेट के थ्रू ओवरहेड को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। क्या जी? हम कभी एक्चुअल को भी इन स्टेप से गुजार रहे होते हैं, कभी हमें एक्चुअल दिया होता है, बजटेड दिया ही नहीं होता तो हम ट्रीट करते हैं यही बजटेड है, ऐसे ही। तो उन कंप्रोमाइज़ के बाद डिफरेंट प्रैक्टिसेस हमने की, काफ़ी प्रैक्टिस की इस चैप्टर पे। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मे भी ये आखिरी क्वेश्चन हो आपका। जायका लिमिटेड के नाम से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी आई कैप की बुक में अगर देखें तो कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल 8 है जी। कौन सी है जी? और अगर आप आई कैप के पेपर देखें तो ये स्प्रिंग 2013 में आया हुआ, और ये जब क्वेश्चन आया था तो इसके मार्क्स 16 थे, 16 नंबर का आया। इसका मतलब पुराने पेपर के क्वेश्चन है। आई कैप जो आपकी स्टडी टेक्स्ट है उसमें तकरीबन सारे पेपर पुराने पेपरों के क्वेश्चन ही उन्होंने डाले हुए हैं, तो ये भी उसी की एक कड़ी है। जो अब हम देखेंगे कि ये इसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछा, जो मैंने डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन कहा। ज़रा आप नीचे आइएगा जी प्लीज़, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। इस पर क्लिक करो तो आप नीचे आता, और अच्छा इधर आओ। ये यहाँ रिक्वायरमेंट है, किसी जगह नीचे वैसे कर लेनी चाहिए। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ ईच कार्टून। कोई कार्टून आपका कॉस्ट यूनिट है, उस कॉस्ट यूनिट की वो कहते हैं हमें कॉस्ट बताओ कितनी है। अच्छा, जो चीज़ आप बना रहे होंगे ऑब्वियसली जो कार्टून में पैक हो रही होगी उस पर डायरेक्ट मटेरियल भी लग रहा होगा, डायरेक्ट लेबर भी लग रहा होगा, और प्लस क्या होने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स पे। तो सब कुछ ही उन्होंने बताया होगा। देखते हैं जी, अब ऊपर आ जाओ क्वेश्चन। अच्छा जी, ZL engaged in the business of manufacturing fruit jam. इनका कॉस्ट यूनिट है फ्रूट जैम। पूछा कार्टून की कॉस्ट थी, लेकिन ऑब्वियसली कार्टून में ये फ्रूट जैम ही पैक होगा। इट हैज़ 3 प्रोडक्शन एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फ्रॉम ZL रिकॉर्ड्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त 2013। तो मंथ ऑफ अगस्त 2013 के कुछ खर्चे बताए हुए हैं। रेंट एंड रेट्स, इनडायरेक्ट वेजेस, जनरल लाइटिंग, पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। नीचे आइएगा जी। फिर उसके बाद बेसिस बताई हुई हैं, ऑब्वियसली इनको बांटना भी है आपने। एक तो डायरेक्ट वेजेस बताए हुए हैं हर डिपार्टमेंट के खुद ही। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो पहले 3 है, इनमें तो ऑब्वियसली डायरेक्ट वेजेस तो ओवरहेड नहीं होते, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। क्या होती है? लेकिन यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये बेशक कहेंगे कि हमारे डायरेक्ट वेजेस हैं, लेकिन हम उन्हें FOH समझेंगे। क्या समझेंगे? क्योंकि हम तो हमारी कॉन्सेप्ट ही क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट सपोर्ट एक्टिविटीज़ किन्हें प्रोवाइड करते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। तो सपोर्ट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड खर्चे होते ही फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। क्या होते हैं? आप उनको नाम चाहे डायरेक्ट कॉस्ट का भी दे देंगे, हम उन्हें क्या समझेंगे? वो फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो बहरहाल 2 सर्विस डिपार्टमेंट की फैक्ट्री ओवरहेड का पहला खर्चा, जिसका नाम देखने में डायरेक्ट लगता है लेकिन है वो क्या? इनडायरेक्ट। और उसके बाद पावर कंज्यूम्ड की बेस एक दी हुई है। किसकी दी? हाँ जी, जूम थोड़ा करो। अच्छा जी, अब हम बेसिस देख रहे थे तो पावर कंज्यूम्ड की एक बेस आई। कौन सी है? ऑब्वियसली ये पावर का खर्चा ऊपर दिया हुआ इकट्ठा 1.5 लाख, इसको बांटने के लिए उसने बेस दे दी। हमें पता जब बेसिस दी हों तो पहले बेस का टोटल करना पड़ता और फिर टोटल एक्सपेंस को टोटल बेस से डिवाइड करते हैं और हर डिपार्टमेंट की बेस से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो हर डिपार्टमेंट में उसका हिस्सा चला जाता।
तो उसके बाद जनरल इनडायरेक्ट वेजेस थे, क्या थे? इनडायरेक्ट वेजेस को किस बेस पे बांटना चाहिए? अच्छा, जो इनडायरेक्ट लेबरर होते हैं वो डायरेक्ट लेबरर्स की हेल्प करते हैं, किनकी हेल्प करते हैं? तो उनको बेहतर है डायरेक्ट वेजेस की बेस पे बांटना चाहिए। किसकी बेस पे? डायरेक्ट वेजेस के। रेंट एंड रेट्स हैं, अगर तो फ्लोर एरिया दिया तो वो बेस्ट होता है उनके लिए। दिया मुझे नहीं दिया? अच्छा, जनरल लाइटिंग लाइट पॉइंट्स पे आ जाएगी, देखते हैं जी उसे फिर क्या करना। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी किस पे आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे। नीचे चलो, मुझे लगता है एरिया ज़रूर दिया होगा इस क्वेश्चन है। फ्लोर एरिया इधर तो है मेन क्वेश्चन। अच्छा, ऊपर आ जाओ तुम आप। रेंट एंड रेट फ्लोर एरिया पे जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस पे जाएंगे, बटेंगे। जनरल लाइटिंग लाइट पॉइंट्स पे, पावर का खर्चा आपकी पावर कंज्यूम्ड पे, और डेप्रिसिएशन मशीनरी किस पे? कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे। सारी बेसिस दी हुई हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल सा लग रहा है, जैसे मैंने अभी कहा एलोकेशन और रीअपर्चमेंट। जैसे एलोकेशन में पहले डायरेक्ट वेजेस दो डिपार्टमेंट के खुद ही बताए हुए हैं, ऐसे ही। उसके बाद फिर आप इन सारे खर्चों को बांटेंगे बेस पे, तो एलोकेशन और अपॉर्चमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। नीचे आएंगे। इसके बाद फिर रीअपर्चमेंट की बेसिस भी दी हैं कि जब खर्चे आपके सर्विस डिपार्टमेंट में जमा हो जाएं तो स्टोरेज को बांटना, 10% हिस्सा देना सिलेक्शन को, 30% जैम पैकिंग को, 40% बोटलिंग को, और 20% किसको? डिस्ट्रीब्यूशन को। अब जब ये खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन में पहले अपना भी कोई खर्चा होगा, 20% यहाँ से भी आ गया, जब डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा बांटेगा तो वो सिर्फ किनको दे रहा है हिस्सा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। इस मेथड का नाम आपने पढ़ा था, स्टेप डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कि एक सर्विस डिपार्टमेंट तो दूसरे को हिस्सा देगा, लेकिन दूसरा दोबारा पहले को हिस्सा नहीं देगा। इसका मतलब टिपिकल फिर आपके सामने है कि आपको क्या करना पड़ेगा? रीअपर्चमेंट। क्या करनी पड़ेगी? रीअपर्चमेंट। और अब रीअपर्चमेंट करके सारे खर्चे कहाँ जमा हो जाएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इसके दरमियान एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? कॉस्ट ऑफ कार्टून। क्या थी? वो कह रहा है आफ्टर प्रोडक्शन द जैम बोटल्स आर फाइनली पैक्ड इन अ कार्टून कंसिस्टिंग ऑफ 12 बोटल्स। कितनी बोटल्स? द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर अपोर्शनड एज फॉलो। इसका मतलब हम एक जो जैम की बोतल की कॉस्ट निकाल लेंगे, उसे ज़रब किससे देंगे? 12 से, फिर ही कार्टून की कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो अभी तो ये ओवरहेड एलोकेट होंगे, अपोर्शनड होंगे, रीअपोर्शनड हो गए, ऐसे ही। फिर वो नीचे आपको कह रहा है कि जो जैम आपने बनाना है बोतल, उस पर 36 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लगता है, और लेबर कॉस्ट कितनी लगती है? 25 एक बोतल पे। कितने पे? तो ये तो डायरेक्ट कॉस्ट तो खुद ही दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल 36 × 12 हो जाएगा, तो कार्टून का आ जाएगा, और वो आ जाएगा 25 × 12। अब तीसरी चीज़ में असल कहानी है जो फैक्ट्री ओवरहेड है, तो वो दो कॉस्ट दे के तीसरी को आपको निकालने का कह रहा है। जब आप FOH को निकाल लेंगे पर बोतल, क्या निकाल लेंगे? तो फिर आप पूरे कार्टून की कॉस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक कार्टून में कितनी बोतल्स हैं? 12। अच्छा, अब ये क्वेश्चन टिपिकल है, लेकिन एक चीज़ जो इसमें ख़ुद पिक करनी थी वो ये थी कि जब सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यानी सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बोटलिंग में आ जाएंगे, तो बेस यूज़ करके रेट निकलता है। क्या यूज़ करके रेट है? बेस। अच्छा, जब इस क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ थोड़ा सा ये पावर एरिया जो लिखा हुआ है, असल में ये स्क्वायर फीट है, एरिया है ये लिखा हुआ है। गलती से आपने टाइप करते हुए शायद हमें पावर लिख दिया। ठीक है, सिर्फ एरिया, ये एरिया स्क्वायर फीट है, और इस पे क्या जाएगा जी? रेंट का खर्चा। कौन सा जाएगा? अब इस पूरी अगर हम लिस्ट को देखें तो एक चीज़ से बचती है, बाकी तो बेसिस यूज़ हो गई, और वो है प्रोडक्शन आवर्स। कौन सी आवर्स? अब उसने इस क्वेश्चन में बताया नहीं था बेस कौन सी यूज़ करो, कॉमन सेंस पे यूज़ किया कि क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं तो रेट फिर प्रोडक्शन आवर्स की बेस पे निकल आएगा। और वो और कॉमन सेंस मजबूत कैसे हुई कि उसने पर बोतल प्रोडक्शन आवर्स बताए भी हुए हैं,
ताकि तुम अब्जॉर्ब कर लो, क्या कर लो। तो जब मेन ज़्यादा एक तो ये था ना कि हिट एंड ट्रायल कि ये यूज़ किसी जगह नहीं हुआ तो ये बेस होगा, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि उसने पर बोतल लेबर आवर्स बताए थे। क्या बताए थे? इसका मतलब वो लेबर आवर्स की बेस से यूज़ करवाएगा। प्रोडक्शन आवर्स असल में क्या, लेबर आवर, इसीलिए उसने पर बोतल अब्जॉर्प्शन के लिए दिया हुआ ताकि बाद में आप एक बोतल के अंदर क्या डाल सकें, FOH के खर्चे। ज़्यादातर क्वेश्चंस में बेस बता देता है, इसमें बेस क्लियर नहीं बताई थी, उसने कहा था खुद पिक करो, क्या करो। तो इस तरह का चैलेंज भी आ सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं था पिक करना। लेबर आवर्स पर बोतल देने से बात क्लियर हो गई थी। अच्छा, इसका मतलब है ये क्वेश्चन टिपिकल है जो हमने शुरू में आके कहा कि टिपिकल तो वही एलोकेशन, अपॉर्चमेंट, रीअपॉर्चमेंट, अब्जॉर्प्शन रेट और उसके बाद अब्जॉर्प्शन, सारा कुछ इसने पूछा हुआ। और नंबर कितने थे? 16। कितना नंबर? सबसे पहले अब क्या होगी, एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। थोड़े आगे आइएगा जी प्लीज़। अच्छा, ये देखें, उसने ऊपर लिखा हुआ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा हुआ? और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में वही जो हम डिस्ट्रीब्यूशन शीट, एक ओवरहेड एलोकेशन शीट हम बनाते हैं। अगर मैं ऐसे कह दूँ, इसे हम क्या कहते हैं, ओवरहेड एलोकेशन शीट क्या कहते हैं, या स्प्रेड शीट कह लो, एलोकेशन शीट। इसका फॉर्मेट हमेशा यही होता है, एक डिस्क्रिप्शन होती है जो इधर खाली है, अगर आपने लिखनी हो तो लिख भी लें कि आपने इधर नरेशन लिखनी है कि वो चीज़ है क्या। आगे अपॉर्चमेंट की बेसिस होती हैं, आपने उनका नाम लिख देना। फिर आपके टोटल एंड पे भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं। और डिपार्टमेंट्स के नाम होते हैं, पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तीनों, सिलेक्शन, जैम, पैकिंग और क्या, बोटलिंग, और फिर क्या जी, सर्विस डिपार्टमेंट। अब ये जो पहला डायरेक्ट वेजेस था वो गिवन था, सिर्फ किसका लिया, सर्विस डिपार्टमेंट का। हम इतने पागल नहीं कि हम प्रोडक्शन का लें, क्योंकि वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? लेकिन इनके डायरेक्ट वेजेस भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ये भी था, जो लोग गौर से नहीं इसको समझ के गए थे वो समझेंगे कि डायरेक्ट वेजेस FOH नहीं है, लेकिन डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट के लिए FOH ही है, प्रोडक्शन के लिए FOH नहीं है। तो एक पहला पॉइंट बारीक सा जो गलती कर हो सकती है वो ये है। उसके बाद आसान सा था सारा, रेंट एंड रेट्स फ्लोर एरिया की बेस आपकी टोटल बन गई 85,000, खर्चे को आपने बांटा टोटल बेस पे और हर डिपार्टमेंट की बेस से ज़रब दी। ये जो अपॉर्चमेंट का टिपिकल फार्मूला होता है, टोटल क्या जी, कॉमन एक्सपेंडिचर क्या होता है जी, टोटल कॉमन डिवाइडेड बाय टोटल रेलेवेंट बेस, जो आप पिक करते हैं कि इस पे कौन सी लगनी, रेलेवेंट बेस, उसका भी टोटल, और मल्टीप्लाई करते हैं ईच डिपार्टमेंट बेस, हर डिपार्टमेंट की बेस से क्या ज़रब कर देते हैं, ज़रब दे देते हैं। तो ये सारी शीट में ऐसे ही हुआ है, फ्लोर एरिया की बेस से टोटल रेंट के खर्चे को डिवाइड किया गया और सिलेक्शन की बेस से ज़रब दी तो सिलेक्शन में खर्चा आ गया, जैम मेकिंग की बेस से ज़रब दी तो क्या आ गया, जैम मेकिंग में खर्चा आ गया, बोटलिंग में दी तो किधर आ गया खर्चा, बोटलिंग में, और इसी तरह स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। जनरल लाइटिंग में लाइट पॉइंट खुद दिए हुए थे, फिर बेस का टोटल किया, फिर वही फार्मूला लगाया, टोटल कॉमन एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेलेवेंट बेस इनटू ईच डिपार्टमेंट बेस, और फिर कहाँ खर्चा चला गया जी, सारे डिपार्टमेंट्स में। फिर हमने इनडायरेक्ट वेजेस को किसकी बेस पे बांटा, डायरेक्ट वेजेस की, और फिर हमने ऐसे टोटल डायरेक्ट वेजेस से डिवाइड किया और अपने अपने डिपार्टमेंट को डायरेक्ट वेजेस से क्या दी, ज़रब दे। फिर आपने पावर को पावर किलोवाट से डिवाइड किया, टोटल बेस से डिवाइड, अपनी अपनी बेस से ज़रब, और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे, और फिर वही टिपिकल तरीका, जब आपने सारा कुछ कर लिया तो टोटल कर दिया। क्या कर दिया? इस टोटल को आप कह सकते हैं कि ये टोटल क्या है, एलोकेटेड एंड अपोर्शनड, क्या है जी, एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स। पहले दो स्टेप जो हमने किए थे कि होते हैं वो हमने अप्लाई कर लिए। खर्चे तमाम डिपार्टमेंट्स में बट गए हैं, कहाँ बट गए, चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट है, चाहे वो कौन से हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आगे हैं जी प्लीज़। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसे क्या कहते हैं, रीअपर्चमेंट। क्या कहते हैं? रीअपर्चमेंट का मतलब है कि सर्विस डिपार्टमेंट
कि ख़र्चों को वहाँ से निकाल के दोबारा कहाँ फेंकना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इस क्वेश्चन में उसने खुद ही बेस दी हुई थी भाई, और वो स्टेप डाउन टाइप थी। क्या थी? यानी स्टोरेज से कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को जाती थी, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन का ख़र्चा जमा होकर बनेगा तो दोबारा इधर कुछ नहीं आएगा, और सिर्फ कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। नहायत आसान परसेंटेजेस दी थी, जैसे देखो 1 3 4 2 की रेशो बना ली, और एक डिपार्टमेंट की 2 5 3 की है। किसके? परसेंटेज से उसने रेशो बना ली। ना भी बनाओ तो आप परसेंटेज में कर लेना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बताना है इधर एग्जामिनर को कि मैंने वो यूज़ किया की परसेंटेज। ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ जी, आपके ख़र्चे वहाँ नील हो गए और दोबारा कहाँ पे आ गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अगेन टोटल किया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने ख़र्चे भी थे, मज़ीद यहाँ से भी आ गए, तो ये टोटल हो गया तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का। अब बेस यूज़ करके क्या निकालना है हमने, अब्जॉर्प्शन रेट क्या निकालना है। प्रोडक्शन आवर्स की बेस हमने अभी किया कि वो यूज़ होगी, वो आपने इधर लिखी। अब नीचे से कीजिएगा प्लीज़, और ये रेट आ गया। रेट पर आर के आया 60 64, और तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रेट्स किस फार्मूले पे निकले, जब आफ्टर 3 स्टेप्स। कौन से स्टेप्स? आफ्टर 3 स्टेप्स, और वो स्टेप्स कौन से हैं, एलोकेशन, फिर क्या था, अपॉर्चमेंट, और फिर क्या जी, री अपॉर्चमेंट। ये जब हमने अप्लाई कर लिए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर टोटल आ गए। उस टोटल को हम क्या कहते हैं, टोटल बजटेड FOH, ये कहते हैं। अब उसे डिवाइड करना होता है बजटेड एक्टिविटी से। किससे जी? और वो हमने क्या यूज़ की, प्रोडक्शन आवर्स। और यहाँ से क्या आ जाता है, ओवरहेड, OAR मैं कहता हूँ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यही यहाँ निकला। और OAR रेट जब निकाला तो 60 कहाँ आया, सिलेक्शन में। 64 कहाँ आया, जैम मेकिंग में। और बोटलिंग में कितना आया जी, 70। अब ये आया पर आर, ये क्या आया, लेकिन हमने तो पर यूनिट ऑब्जॉर्प्शन करनी, और पर यूनिट एक बोतल है। क्या? जैम की एक बोतल में FOH जाने हैं, लेकिन रेट आया पर आर। क्या आया, पर आर। अब वो कॉस्ट ऑफ 1 कार्टून निकालने लगा, जो फाइनल डेस्टिनेशन थी। मटेरियल खुद दिया हुआ था, पर बोतल 36 का लगता है, तो 12 बोतलों पे कितना लगेगा, 432 का। सिर्फ मल्टीप्लाई किया। क्या किया, डायरेक्ट लेबर खुद दिया था कि एक बोतल बनाने पे डायरेक्ट लेबर का खर्चा 25 है, तो कार्टून में 12 बोतलें हैं, कितना आ गया, 300। अब जो हमारा मेन स्टेप है वो ओवरहेड को ऑब्जॉर्ब करना। क्या करना, लिखा हुआ था कि सिलेक्शन के अंदर 0.1 आवर्स लगते हैं एक बोतल बनाने पे मज़दूरों के। कितने लगते हैं जी, 0.1 आवर्स। अब अगर 0.1 और एक बोतल पे लगते हैं तो 12 पे कितने लगेंगे, ज़रूर दे दी 12 से। और अभी रेट आया पर आवर 60 है। क्या? अब देखो 12 इंटू 0.1 भी आवर्स ही आए हैं। क्या है, ये गलती भी आप लोग करते हैं। जब अब्जॉर्प्शन होनी है तो एक्टिविटी उसी रेट के मुताबिक आनी है। अगर रेट पर आ रहा है तो एक्टिविटी भी आवर्स में आएगी। किस में आएगी? अगर रेट पर यूनिट है तो एक्टिविटी भी किस में आएगी, यूनिट्स में। अब 12 और 0.1 को ज़रूर देखे हमने आवर्स निकालने हैं। क्या निकालने फिर उसे ज़रूर किससे दिए, 60 से। तो आवर्स मल्टीप्लाई बाय पर आवर रेट। तो ये सिलेक्शन में किया है। इसी तरह अगर आप देखें तो जैम मेकिंग में भी ऐसे हुआ है। पहले क्या निकले, आवर्स क्या निकले, फिर वहाँ एक बोतल पे कितने लगते हैं जी, 0.25। 12 बोतल्स अगर कार्टून में हैं तो पहले तो आवर्स पूरे होंगे, फिर उसका रेट कितना, 64। और इस तरह बोटलिंग में फिर क्या, 0.15। तो 12 बोतल इंटू 0.15 आवर्स पूरे होंगे, और रेट क्या, 70। तो इसका था लेबर आवर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर आवर रेट। ये निकाल ले तो ओवरहेड क्या हो गया, अब्जॉर्ब। तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर से गुजर के जैम की बोतल बनती है। तीनों में जो ओवरहेड अब्जॉर्ब हुए उन्हें जमा कर लिया। वो कितने बन गए, 390। कितने बन गए? अब हम बताते सकते हैं कि एक कार्टून की कॉस्ट क्या है। तो इधर हम कॉस्ट ऑफ, अगर कार्टून बताएं, ये उसने पूछी हुई थी, तो तीनों को जमा करें, 432, 300 और 390।
11 डबल जी 1122 रुपीज़ खर्च करके 1122 रुपये खर्च करके एक कार्टून मैन्युफैक्चर हो जाएगा जैम्स का, जिसके अंदर जैम की कितनी बोतल है 12। अब ये बड़ा टिपिकल सा ओवरहेड का क्वेश्चन था। अच्छा, ओवरहेड के चैप्टर में एक फ़ायदा देखो, आप अगर हम आज फिनिश कर रहे हैं इससे, आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई वैरायटी डाल के हमें कोई, जैसे आई कैप का स्टाइल है कि टेक्निकलिटीज़ डालना, तो इतनी यहाँ नहीं डाल सकते। यहाँ टिपिकल ऑब्जेक्टिव है क्या, यहाँ से नंबर लेना कोई इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे करता है अगर उन चीज़ों को गौर से पढ़ लें। यहाँ बड़ी मासूमाना गलतियाँ होती हैं, जैसे मैंने कहा कि आप एक्टिविटी कोई और यूज़ कर रहे होते हैं, रेट कोई और होता, यानी आप यूनिट्स को उठा के सिर्फ दे देते हैं पर रेट से। किसे देते हैं, गौर नहीं करते कि पर रेट है तो हमने आर्स से तरफ देनी है, किसे देनी, आर्स से। तो गौर थोड़ा सा करेंगे तो वो भी फिर मासूमाना गलतियाँ नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो अब आप एक मैं क्वेश्चन दूंगा होमवर्क आपको, और ओवरहेड का हमारा चैप्टर सिमट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। छुट्टियों में आपने इसको ही रिवाइज़ करना है। जब आप फिज़िकली दोबारा आएंगे ईद के बाद तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम। और आपका टेस्ट भी जो मेरा ख्याल अब मई में हो गया, मई 8 से शुरू होंगे मेरा ख्याल। इसके बाद जो टेस्ट आपके आने के बाद पहला हुआ वो ओवरहेड्स का होगा। किसका होगा, ओवरहेड्स का। अच्छा, होमवर्क में तकरीबन हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन जो है अभी थोड़ा हटके है, एग्जाम्पल 9 है आई कैप की बुक में। कौन सी है जी, एग्जाम्पल 9। इस तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंट अटेम्प्ट में भी उन्होंने बहुत देर पहले जो आई कैप की बुक में है वो पुराने पेपर की हुई उन्होंने एग्जाम्पल उठाई हुई है, लेकिन अब जो रिसेंट अटेम्प्ट आई है कॉस्ट के, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया। तो अपनी ही की हुई चीज़ों को बाद में आई कैप डिफरेंट वैराइटीज़, डिफरेंट फिगर्स को चेंज करके क्वेश्चनों का स्टाइल वही होता। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके स्टाइल है। एक मशीन पहले है, 5 मशीनें पहले हैं, एक नई खरीदी, नई पे ओवरहेड्स आएंगे, 5 पे भी आते हैं, तो उन्हें जमा करके एक रेट निकालना है। क्या निकालना, तो इंशाल्लाह आप गौर करेंगे तो आपको ये होमवर्क आप कर लेंगे। एग्जाम्पल 9 कहाँ से जी, आई कैप बुक से। और बाकी अगर पूरा चैप्टर रिवाइज करते हुए कोई प्रॉब्लम हो या इस होमवर्क को करते हुए हो तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फ़ौरन आपको जवाब दें। बाकी अल्लाह आपको ईद की खुशियाँ मुबारक करे। एडवांस में मैं ईद मुबारक कह देता हूँ, क्योंकि कॉस्ट को लेके ये हमारी आखिरी क्लास है ईद से पहले। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।